बच्चों, अब तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को पढ़ा है, उसको प्रैक्टिस किया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को प्रारंभ कर रहे हैं और यह क्वेश्चन नंबर 63 से शुरू हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने दोनों जो पिछले प्रैक्टिस सेट गए हैं उसमें 62 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 63 क्वेश्चन में क्या चुनौती आपके सामने रखी जा रही है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य क्या है। What are the truths in the following? A. अल्टरनेट्स क्या है। पाल चित्र शैली के प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल थे। बंगाल, बिहार एंड नेपाल वेर मेन सेंटर ऑफ पाल आर्ट ऑफ स्टाइल। B. पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पाल आर्ट ऑफ स्टाइल इज रिलेटेड टू बुद्ध। C. पाल शैली के प्रमुख कलाकार धीमान और बितपाल थे। धीमान एंड बितपाल वेर लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ पाल आर्ट। डी. उपरोक्त सभी सत्य है। ऑल ऑफ द एबव इज ट्रू। तो बच्चों, इसका आंसर है डी। क्लियर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक पिक्चर भी दिखाई गई है और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो पाल आर्ट ऑफ स्टाइल है वह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। मतलब पाल लोग राजपूत शासक हैं और इन राजपूत शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को ही संरक्षण दिया गया था। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य क्या है। व्हाट आर द ट्रूथ इन द फॉलोइंग। ए. पाल शैली को पूर्वी शैली एवं नाग शैली के नाम से जाना जाता है। पाल आर्ट ऑफ स्टाइल इज आल्सो नोन एज ईस्टर्न स्टाइल एंड नागा स्टाइल। बी. पोथी चित्र का आरंभ पाल शैली से होता है। पोथी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिगिंस विथ पाल स्टाइल। सही है। पोथी शैली की पोथियाँ ताड़पत्र पर लिखी गई हैं। पोथी ऑफ पाल इज रिटन ऑन पाल्म पेपर, राइट। डी. उपरोक्त सभी सत्य हैं। ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी सत्य है, मतलब आंसर डी होगा। और अब हम लोग 65 क्वेश्चन को देखते हैं। 65 में पूछ रहा है कि अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः किस धर्म से जुड़े हुए हैं। अपभ्रंश स्टाइल ऑफ पेंटिंग और रिलेटेड टू विच रिलीजन। 4 विकल्प दिए गए हैं। देयर आर 4 अल्टरनेट्स। 1 इज बुद्ध, एक बौद्ध है, दूसरा जैन है, तीसरा वैष्णव है और चौथा शैव है। तो जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? जैन होगा। ठीक है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने नीचे लिख भी रखा है, ठीक है, कि द अपभ्रंश स्कूल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय जैन सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। मतलब कह रहा है कि जो अपभ्रंश शैली के चित्र हैं उसको गुजरात और राजस्थान में शासन करने वाले चालुक्य या सोलंकी राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था। ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर जानने के बाद आगे जाएंगे 66 क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि कागज पर पोथी चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में हुआ। इन विच स्टाइल वाज द पोथी डिपिक्शन ऑन पेपर फर्स्ट। तो देखिए विकल्प दे रहा है पाल शैली, पाल स्टाइल, अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश स्टाइल, दक्षिण शैली, साउथ स्टाइल, कश्मीर शैली, कश्मीर स्टाइल।
तो बच्चों इसका आंसर है अपभ्रंश शैली या अपभ्रंश स्टाइल। अब 67 क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या चुनौती आपके सामने रखी जा रही है। पाल पोथियाँ किस लिपि में लिखी गई हैं? इन विच स्क्रिप्ट वॉज पाल पोथी रिटन? 4 विकल्प हैं। एक ब्राह्मी है, दूसरा देवनागरी है, तीसरा पाली है, डी नेपाली है। तो इसका आंसर है देवनागरी। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना होगा कि इस लिपि का विकास 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच होता है। ठीक है। प्रारंभ में ताड़पत्र और बाद में कागज पर बनाए वाले चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रांकित हैं। मतलब जो वज्रयान बौद्ध हैं उन्हीं के चित्रों को चित्रांकित किया गया है। और ये भी आप याद रखिएगा कि इसका प्रमुख केंद्र क्या था, तो आप कहेंगे कि सर नॉर्थ ईस्ट इंडिया था। अब 68 क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जैन पेंटिंग कॉल्ड। एक भित्री चित्रण है, म्यूरल पेंटिंग है। बी पोथी चित्रण है, पोथी पेंटिंग है। सी लघु चित्रण, मैनर इलस्ट्रेशन। पट चित्रण, पट इलस्ट्रेशन। तो बच्चों इसका आंसर है पोथी चित्रण या पोथी पेंटिंग्स। मतलब जो जैन धर्म की पेंटिंग है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पोथी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। 69 क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दे रहा है कि जैन धर्म की चित्रकला भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? जैन पेंटिंग डेवलप इन विच रीजन ऑफ इंडिया या व्हाट रीजन ऑफ इंडिया? भारत के किस क्षेत्र में, किस स्थान से ये विकसित हो रही है? तो बच्चों इसका जो आंसर है उसको करने के लिए आपको 4 विकल्प पढ़ने पड़ेंगे ना। तो पहला है उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया, बी है दक्षिण भारत साउथ इंडिया, सी है ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी भारत, और डी है पश्चिमी भारत। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी भारत या वेस्ट इंडिया होगा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा संरक्षण गुजरात के चालुक्यों या सोलंकियों ने दिया था। और यही कारण है कि इसी क्षेत्र में जैन चित्रकला विकसित हुई है। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे ये पूछ देता है कि पश्चिम भारत में इसका केंद्र क्या रहा है, तो आप बता देना कि चालुक्यों या सोलंकियों की राजधानी ऐनिलवाड़। अब हम लोग 70 क्वेश्चन देखते हैं। कागज पर चित्र बनाने की परंपरा आरंभ हुई। When did the tradition of drawing on paper begin? तो फर्स्ट है 14th सेंचुरी, सेकंड है 13वीं शताब्दी या 13th सेंचुरी, फिर 15वीं शताब्दी ईस्वी 15th सेंचुरी एडी, फिर डी क्या कर रहा है कि 17वीं शताब्दी ईस्वी। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। मतलब 15वीं शताब्दी ईस्वी में कागज पर चित्र बनाने की परंपरा प्रारंभ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कागज का प्रयोग हमारे यहाँ देर से शुरू होता है। और अब हम लोग 71 देखते हैं। पांडुलिपि चित्र सर्वप्रथम बनाए गए। बोयांच मैन्युस्क्रिप्ट वेयर फर्स्ट मेड। कपड़े पर बना, ताड़पत्र पर बना, कागज पर बना, दफ्ती पर बना। ऑन क्लॉथ, ऑन पॉल्म पेपर, ऑन पेपर, ऑन हार्डबोर्ड। तो बच्चों ये इसका आंसर है। ठीक है, बी ताड़पत्रों पर बनता है, मतलब ऑन पॉल्म पेपर पर बनता है। 72 कह रहा है कि दक्षिण शैली किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है?
विच पेंटिंग और फेमस फॉर साउथ। तो ई कह रहा है पोथियों में, बी मंदिरों में, सी गुहाओं में, डी व्यक्ति चित्र में। मतलब फॉर पोथी, फॉर टेम्पल, फॉर केव, फॉर पर्सन। तो इसका आंसर है टेम्पल में विकसित होती है दक्षिण शैली। क्लियर। तो इसका मतलब है कि आंसर बी हो गया। अब 73 कह रहा है कि मांडू में निर्मित कल्पसूत्र का लिपि काल क्या है। व्हाट वाज द स्क्रिप्ट पीरियड ऑफ कल्पसूत्रा प्रोड्यूस इन मांडू। तो बच्चों इसका आंसर हम डायरेक्ट आप बता देते हैं, 1439 ईस्वी, ये इसका राइट आंसर है। 74 है कि एलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक किस धर्म से संबंधित है। क्लियर। केव नंबर 1 to 12 इन एलोरा इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से है। अब 75 एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ। व्हेन वाज एलोरा के बिल्ट। तो इसमें जो 4 अल्टरनेट्स दिए गए हैं उसमें फर्स्ट अल्टरनेट इज अ करेक्ट, यही सही है। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक, बिटवीन 9th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। 76 एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है। व्हाट वाज द मेन टेम्पल ऑफ एलोरा। बृहदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर या कैलाश टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल। तो बच्चों इसका प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, जो 16वीं गुफा में है। ठीक है, लोकेटेड इन 16 केव। 77 क्या है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। ये देखिए आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है अवलोकितेश्वर की मूर्ति कैसे बनती है, आकृति कैसे बनती है। ठीक है, ये पिक्चराइज किया गया है, दिखाया गया है। तो कह रहा है कि इन विच केव ऑफ एलोरा इज द स्टैच्यू ऑफ अवलोकितेश्वर लोकेटेड। तो इसका आंसर है छठे में है। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से है और छठे में क्या है, अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। ठीक है, मतलब स्टैच्यू ऑफ अवलोकितेश्वर लोकेटेड इन केव नंबर 6। 78 एलोरा स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित हुई थी। द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच डायनेस्टी। तो 4 दिए जा रहे हैं ना। एक है वाकाटक राजवंश, बी है गुप्त राजवंश, सी चालुक्य राजवंश, डी राष्ट्रकूट राजवंश। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या आएगा। राष्ट्रकूट राजवंश की गुफा ही है एलोरा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर डी हो गया। 79 कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। तो इसके पहले ही हमने आपको बता रखा था कि आंसर सी होगा इसका। एलोरा की गुफाएं में, एलोरा की गुफाओं में जो 16 केव है उसी में कैलाश मंदिर है। तो आप कह सकते हैं कि कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड इन केव नंबर 16। आंसर सी है इसका। 80 कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो बच्चों इसमें जो भी अल्टरनेट्स दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल। तो उसमें देखिए विकल्प दे रहा है अशोक, विक्रमादित्य, राष्ट्रकूट किंग कृष्णा,
नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो सी है, मतलब राष्ट्रकूटों ने इसे निर्मित कराया था। अब आपको याद रखना होगा कि इसके अंदर आपको एक सूचना और दी जा रही है कि जो कैलाश मंदिर है या कैलाश टेम्पल है, इज द लार्जेस्ट ऑफ रॉक कट हिंदू टेम्पल्स। ठीक है ना, हिंदू टेम्पल्स में सबसे बड़ी ये क्या है, रॉक कट टेम्पल है। अब ये रॉक कट क्या होता है? देखिए, जो केव बनाई गई हैं, गुफाएं बनाई गई हैं, वो गुफाएं बेसिकली दो प्रकार की हैं। एक है चट्टानों को काट करके निर्मित की गई, जिसे रॉक कट कहा जाता है, और दूसरा है स्ट्रक्चरल केव या संरचनात्मक केव। तो संरचनात्मक केव कैसे बनाई जाती है? संरचनात्मक जो केव होती है, स्ट्रक्चरल केव होती है, ये ईंट और पत्थरों को जोड़ करके निर्मित की जाती है, मतलब उसकी चिनाई की जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह रहा है कि रॉक कट जो टेम्पल हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट या सबसे ऊंची जो बड़ी जो है टेम्पल है वो क्या है? आप कहेंगे कि सर कैलाश मंदिर ही है। ठीक है ना। अब अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि वेयर इट इज लोकेटेड, तो आप कहोगे कि सर एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, मतलब इट इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर। फिर कह रहा है कि यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। मतलब एक ही पत्थर, मोनोलिथिक स्टोन से बनी हुई ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ा स्टैच्यू है। तो इसका आंसर भी आपने देख लिया कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण या राष्ट्रकूट किंग कृष्ण ने ही इसका निर्माण कराया था। 81, एलिफेंटा गुफा जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? ठीक है, एलिफेंटा केव वेयर इज द पोजीशन या लोकेशन? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस? तो आप कहोगे कि सर घारापुरी, आइलैंड ऑफ घारापुरी में, घारापुरी द्वीप में है, या लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप में है, या मुंबई में है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा आइलैंड ऑफ घारापुरी या घारापुरी द्वीप में है। ठीक है। अब 82 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ था? When was एलिफेंटा केव built? तो इसमें 4 विकल्प दे रहे हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य में, बिटवीन 8th सेंचुरी, बी बिटवीन 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी के मध्य में, सी 11वीं शताब्दी के मध्य में, बिटवीन 11th सेंचुरी, डी बिटवीन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के मध्य में। तो बच्चों याद रखिएगा, यह 8वीं शताब्दी के मध्य में या बिटवीन 8th सेंचुरी में ही इसका निर्माण हुआ है। अब 83 में कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफा में भगवान शिव की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? ठीक है ना। व्हाट इज द नेम गिवन टू द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इन द केव ऑफ एलिफेंटा? तो बच्चों इसका आंसर है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति। ठीक है, मतलब आंसर ए है। फिर नीचे लिखा भी है कि द एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन ए वेस्टर्न इंडिया ऑन एलिफेंटा आइलैंड। मतलब एलिफेंटा क्या है? तो आप कहेंगे सर ये द्वीप है। ठीक है ना, जस्ट नियर टू बम्बई। ठीक है, या मुंबई। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेंटा की मूर्ति कला उपनिषद की बुद्धि, बात तथा उच्च दर्शन को प्रतिबंधित करती है। यह एक कथन है। अब ये पूछ रहा है कि यह कथन किसका है? द स्कल्पचर
स्कल्पचर आर्ट ऑफ एलिफेंटा रिफ्लेक्ट्स द रैशनलिज्म एंड हायर फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद। हुज स्टेटमेंट इज दिस, मतलब ये स्टेटमेंट किसका है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर, नो सर। रविन्द्रनाथ ठाकुर, नहीं सर। फिर कौन सा है? आप कहेंगे कि सर ए बी हैबल का है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। अब हम लोग चलते हैं 85 के लिए। 85 कह रहा है खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है? तो बच्चों खजुराहो से आ गया ये क्वेश्चन। अब तक आप देख रहे थे कि एलिफेंटा और एलोरा पे था, और अब खजुराहो पर आ गया। द्रविड़, नागर, बेसर, इनमें से कोई नहीं। मतलब व्हाट इज द स्टाइल ऑफ खजुराहो टेम्पल? तो आप कहेंगे कि सर नागर शैली में बना है ये, ठीक है। और ये नागर शैली कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक बनी है? तो सीधी सीधी से बात करना कि उत्तर भारत के नगरों में विकसित होती है ये, और उत्तर भारत में ही है। अब अगर पूछा जाए कि इसका एक्सटेंशन या स्प्रेड कहाँ तक है, ये कहाँ तक फैली हुई है, तो आप बता देना कि सर हिमालय से शुरू होती है और विंध्यन रेंज तक जाती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत है उसको उत्तर और दक्षिण में विभाजित कौन करता है? विंध्यन रेंज करती है या विंध्य पर्वतमाला करती है, ठीक है ना। नागर स्टाइल में है। अब 86 खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? तो पहली चीज़ तो आप याद रखना कि खजुराहो में बेसिकली मतलब मूल रूप से 85 टेम्पल थे, लेकिन समय के साथ नष्ट होते चले गए हैं। फिर भी आज 30 टेम्पल यहाँ पर सरवाइव करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आ गया। 87 क्या बोल रहा है? खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है। विच इज द फेमस एंड प्रोमिनेंट टेम्पल ऑफ खजुराहो? चतुर्भुज, पार्श्वनाथ, कंदरिया। डी कह रहे हैं ए तथा सी। तो बच्चों आप याद रखना कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये मंदिर फेमस एंड प्रोमिनेंट टेम्पल है खजुराहो का, ठीक है। परंतु हमको याद रखना होगा कि कंदरिया को ही चतुर्भुज भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? आप कहेंगे कि सर ए और सी सही हैं, मतलब डी विकल्प इसका सही है। 88 कह रहा है खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ? ठीक है। व्हेन वाज खजुराहो टेम्पल बिल्ट? 8वीं सदी से 9वीं सदी के मध्य, बिटवीन 6th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी। 8वीं सदी से 11वीं शताब्दी के मध्य, बिटवीन 8th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी। 9वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य, बिटवीन 9th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका आंसर है 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है, खजुराहो टेम्पल का निर्माण हुआ है। फिर देखिए कुछ चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए यहाँ मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूँ। इसमें कह रहा है कि द खजुराहो इज ए सिटी ऑफ ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स। मतलब जो खजुराहो है ना, ये हिंदू टेम्पल्स का या हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का एक समूह है। और ये कहाँ पर है? आप कहोगे कि सर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर कह रहा है कि दे आर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और आज इसको किस में रखा गया है? आप कहोगे कि सर आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। द टेम्पल आर फेमस फॉर नागरा स्टाइल आर्किटेक्चरल सिम्बोलिज्म। मतलब कह रहा है कि ये जो मंदिर है ये कम्प्लीटली किस पर है? नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मोस्ट खजुराहो टेम्पल वेर बिल्ड बिटवीन 885 AD से लेकर के 1050 AD के बीच में
बने हैं। ठीक है, मोस्ट की बात किया है। ठीक है, सभी की बात नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है कि इसका जो निर्माता वो कौन लोग हैं, तो आप कहेंगे सर कि बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश के लोग हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर भी हमने आपको पहले से बता रखा था कि यहाँ पर कुल कितने मंदिर थे, 85 थे। ठीक है, और ये कितनी एरिया में बसा हुआ है, बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर ये 20 वर्ग किलोमीटर में है, स्क्वायर किलोमीटर में। अब 89 क्वेश्चन है कि सारनाथ के धमेक स्तूप के निर्माण में कितने राजवंशों ने भाग लिया था या लिया है। तो बच्चों देखो, इसका निर्माण तो शुरू किसने कराया था, मौर्य राजवंश के शासक सम्राट अशोक ने। लेकिन सम्राट अशोक इसे पूरा करने से पहले ही मर गए थे। इसके बाद इसे कुषाण राजवंश के शासक कनिष्क ने, ठीक है, निर्मित कराना शुरू किया था, लेकिन वो भी मर गए थे। तो इसका मतलब 2 राजवंशों के काल तक भी यह अधूरा रहा और अंतोगत्वा गुप्त राजवंश ने इसे पूरा कराया है। ठीक है, उसी चीज़ को अंग्रेजी में लिख रहा है कि हाउ मेनी डायनेस्टीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ धमेक स्तूप ऑफ सारनाथ। तो आप बोल देना कि सर 3 राजवंशों ने इसके निर्माण में भाग लिया था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव। अब इसी को हमने थोड़ा सा व्याख्या कर दिया है कि धमेक स्तूप कब बना था। तो कह रहा है कि ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन 249 BC, मतलब इसकी वास्तविक शुरुआत जो है ये 249 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक द्वारा, अभी हमने बताया था आपसे। ठीक है, नीचे लिखा भी है हु बिल्ट इट, तो उसमें कह रहा है कि एम्परर अशोक ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य राजवंश के जो सम्राट हैं अशोक, उन्होंने ही बनाया था। फिर इसकी अगर स्टाइल पूछा जाए कि इसके जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो क्या है, तो आप बता देना कि सर बुद्ध कला और स्थापत्य है, मतलब बौद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। ठीक है ना। देखिए, अब कह रहा है कि दिस सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप्ड स्तूपा मेड ऑफ रेड ब्रिक्स एंड स्टोन, मतलब ये जो बेलनाकार स्तूप है ये किससे बनाया गया है, तो आप कहेंगे कि सर लाल ईंट और लाल बलुए पत्थर से बना है। ठीक है, और ये कितनी, इसकी ऊंचाई क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये लगभग 44 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ लिखा भी है, एग्जैक्ट लिखा है 43.6 m, और इसका डायमीटर कितना है, 28 मीटर। आप ये पूछ रहा है कि यह यहीं पर क्यों बना, तो इसका आंसर दे रहा है कि दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्रेड प्लेस, मतलब सारनाथ के बारे में बता रहा है कि ये इतना पवित्र क्यों है। तो कह रहा है कि लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड द फर्स्ट सरमन टू हिज 5 डिसाइपल्स आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट इन बोध गया। सारनाथ के बारे में इतना महत्व क्यों है, इसका आंसर जानने के लिए आपको ये कहना होगा कि सर देखो, भगवान बुद्ध ने जब बोध गया में ज्ञान पाया था, तो उस ज्ञान को उन्होंने सारनाथ में ही 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये जो 5 ब्राह्मण हैं यही उनके पहले शिष्य भी हैं, डिसाइपल्स भी हैं। ठीक है ना। और इनको उन्होंने जो उपदेश दिया था उस उपदेश को क्या कहा जाता है, आप कहोगे कि सर धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। और क्या उपदेश दिया था उन्होंने, 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ठीक है, और 8 अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कोशिश आपके सपनों को साकार करने में ज़रूर मदद करेगी। थैंक यू बच्चों।
आपके सुखद कल की कामना।